हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। तो चलो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि गोलीय दर्पण। आज मेरा तीसरा क्लास है। आज हम लोग गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। आपने गेंद देखा होगा, आपने क्रिकेट का गेंद देखा होगा। अगर उसको दो भाग में काट दो, ठीक है मेरे भाई, उस दो भाग में कटे हुए भाग जो होता है वही मेरा वास्तव में गोलीय दर्पण का रूप ले लेता है। जो उठा हुआ भाग अगर परावर्तक सतह रहे तो हम उत्तल दर्पण कहेंगे, और जो अंदर वाले भाग धसा हुआ जो होगा वो अगर परावर्तक सतह का काम करेगा तो वो मेरा अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो यही मेरा उत्तल होता है, यही मेरा अवतल होता है। बाकी इन सारे को अच्छे तरीका से हम इस क्लास में डिस्क्राइब करने वाले हैं। अच्छे तरीका से क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कौन सा टॉपिक क्या है, कहाँ से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, हर एक फार्मूला के बारे में, दर्पण का क्या यूज होता है, दर्पण का क्या उपयोग होता है, सारी चीज हम धीरे धीरे से इस क्लास में सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने समतल दर्पण के बारे में नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख लो। अभी तक ये आज का मेरा तीसरा क्लास है। पहले दो क्लास के देखने के बाद ही इस क्लास को मेरे भाई अटेंड करना आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, उस टॉपिक को हाईलाइट करते हुए चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो लेट स्टार्ट करते हैं अपना गोलीय दर्पण। देखो क्या है, तो वैसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो। तो मेरे भाई बता दो आपके लिए, एक ये गेंद है, आपने गेंद देखा होगा, ठीक है। इसको काट दो, हमने बीच से इसे काट दिया, ठीक है। तो बीच से काट दिया। अब मान लो ये दर्पण था, गोला था, चम्मच देखा है ना। तो चम्मच क्या रहता है, चम्मच का जो कुछ ऐसी प्रकार का रहता है ऐसे। तो ये उठा हुआ भाग जो होगा, अगर ये भाग रंगा हुआ है तो ये उठा हुआ भाग पर शीशा होगा, मतलब परावर्तक का काम करेगा। तो यही मेरा उत्तल दर्पण होगा। और अगर इस भाग को रंग दिया जाए और ये जो भाग होगा तो ये मेरा अवतल दर्पण का काम करेगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो ऐसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि मेरे पास एक गेंद है, ठीक है, एक बॉल है जिससे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं। इस बॉल को हम क्या किया, आधे भाग में काट दिया, और काटने के बाद कुछ बॉल मेरा कैसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है, और एक ऐसा बन जाता है। तो मेरे भाई अच्छा तरीका से समझ लो कि ये जो उठा हुआ भाग अगर परावर्तक सतह का काम करने लगे, इसका मतलब होता है कि ये रंगा हुआ भाग क्या हो, ये रंगा हुआ भाग होगा, और ये क्या होगा आपका, ये रंगा हुआ भाग होगा, और ये परावर्तक का काम करेगा। ऐसे आएगा, ऐसे ढीचू ढीचू चल जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा, उत्तल दर्पण। और अगर मान लो कि ये भाग को हम रंग दिए और यहां से प्रकाश ऐसे आया, ऐसे चल जा रहा है, ऐसे चल जा रहा है, मतलब परावर्तक सतह का काम कर रहा है अंदर वाली भाग, तो मेरा अवतल दर्पण होता है। और जब उठा हुआ भाग रहे तो हम उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बाकी अब हम बारी बारी से समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। ठीक है, और इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसा पूछा जाएगा, इसका उपयोग क्या है, हम इस क्लास में पूरे अच्छे तरीका से जानेंगे। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, मैं इसकी वादा करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो चलो लेट स्टार्ट। हम अब अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। तो अब हम अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। यहां से हम अवतल दर्पण के बारे में विस्तृत तरीका से जानते चले जाएंगे कि अवतल दर्पण पहले किसे कहते हैं वो जानेंगे। फिर यहाँ पे हम समझेंगे उसके टर्म रिलेटेड पॉइंट को समझेंगे कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग सीखेंगे। उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। इसमें F बराबर R/2 वाले फार्मूला को भी देखेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लेट स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और आपको पहले समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर झुका होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको समझाया अभी था, लेकिन फिर दोबारा से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ इस चीजों को। देखो, ये रहता है मेरा क्या, यही मेरा होता है इस प्रकार का अवतल दर्पण, जिसका बाहर से क्या होता है, प्रिंट आउट रहता है। ठीक है, मतलब प्रिंट किया हुआ रहता है, समझ लो। उसके बाद क्या होता है कि अंदर की ओर परावर्तक सतह रहता है, यानी इस पे हम प्रकाश डालेंगे ना तो ये ऐसे डालेंगे और ऐसे होके रिटर्न हो जाएगा। मतलब जिसका परावर्तक सतह अंदर से हो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जो बाहर से अगर रहता तो उत्तल दर्पण हो जाता। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं आगे क्या है। तो यहां पे मेरा, आप बताओ, अगर एक गोला रहता है, एक गोला है, तो बीच में कुछ एक केंद्र होगा, बीच में केंद्र होगा, और मान लो केंद्र से हम किसी पॉइंट को ऐसे मिलाते हैं, ये भी एक पॉइंट बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो इसको आधा से काटी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बीच वाला पॉइंट हो जाता है, मतलब इसको भी एक केंद्र का नाम दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो होता है एक गोला, एक बिंदु, एक पॉइंट हम मान लेते हैं जिसका नाम हम ध्रुव देते हैं। ठीक है, क्या, ध्रुव, जिसे हम पोल भी कहते हैं। और यहां से हम मान लो कि एक बीच में कहीं पे केंद्र होता है, तो केंद्र होगा बीच में,
इसको हम क्या कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। सो ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र। इसकी दूरी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। ठीक है मेरे भाई, समझ गए, वक्रता केंद्र होता है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको यहां से हम क्या करते हैं, मान लो ऐसे एक रेखा के द्वारा मिला देते हैं, जिसी को हम, इस रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। आपको समझ में आया प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष। इस रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं जनरली, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहीं पे बीच में ना कहीं पे हम एक बिंदु को मान लेते हैं जिसे हम फोकस कहते हैं, यानी एफ कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो एक पॉइंट होता है उसे हम फोकस मान लेते हैं। ठीक है, आया समझ में, चलो बढ़ते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे मान लो कि एक मेरा वस्तु रखा है, यहाँ पे क्या है, एक वस्तु ऐसे करके रखा है। चलो ठीक है, एक मैंने पेड़ ही बना दिया। अब क्या होता है, तो देखो कि वस्तु अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बन जाता है। यहां से मान लो कि कोई प्रकाश आ रहा है, क्योंकि जब इस पे हम प्रकाश डालेंगे तो ऐसे आएगा, और ऐसे आने के बाद ना क्या होता है, मान लो कि ये फोकस से गुजर जाता है। ठीक है, उसके बाद एक प्रकाश ऐसे आया, मान लो ये ऐसे गुजर जाता है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे से प्रकाश किरण कट रही है, और जहां पे प्रकाश कट रही होती है ना, वहीं पे मेरा वास्तविक में इमेज बन जाता है। ठीक है, तो मैंने समतल दर्पण में भी आप लोग को समझाया था कि इमेज कैसे बनता है। तो इमेज मेरा वैसे बन जाता है जहां पे किरण एक दूसरे को कट करने लगे। तो बताओ मेरे भाई, यहां से ऐसे आया, ऐसे आया, ढेर सारी किरण आते होंगे, मैंने समझाया था। मैं दिखाने के लिए, मैं समझाने के लिए आपको ऐसा बताता हूं कि मान लो कि एक ही किरण ऐसे ऐसे करके आ रहा है, और यहाँ पे बिंदु क्या करता है, कट करता है। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे क्या बनेगा, इसका जो होगा इमेज बनेगा, किसका, इसका नाम अगर ए दे दे तो यहाँ पे कितना बनेगा, मान लो इसका जो है इमेज ए डैश बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो बताओ आपको समझ में आया कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, और ये वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है। और धीरे धीरे हम ये भी जानेंगे कि ध्रुव से लेकर फोकस के बीच का जो कुछ डिस्टेंस होगा उसको क्या कहते हैं, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम अभी टर्म मतलब इसके जो टर्म होते हैं ना, उन सब की के बारे में अब हम अगले कंसेप्ट अभी जस्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करो। आपने समझा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कैसे इस पे जो होता है वो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टर्म रिलेटेड टू अवतल दर्पण। चलो अब हम समझते हैं अवतल दर्पण की कुछ मुख्य बातें को। देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ध्रुव मैंने आपको समझाया था वहां पे, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख के लाया हूं कि आप इसे नोट कर लो, आपके लिए जरूरी है, ताकि आप इस चीजों को, इस बातों को भूले ना। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट नहीं है, आपके समझने की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। जैसे मैंने समझाया था कि देखो ये था, यहाँ पे मैंने बताया था अभी जस्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जो बीच वाला केंद्र होता है। उसके बाद समझो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, जिसे हम सी से डोनेट करते हैं। आपको याद रखना है हमेशा के लिए। देखो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का भाग है, ठीक है, गोले का भाग है, और इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखो अगर ये पूरा होल, अगर मान लो ये क्रिकेट का गेंद बन जाए, तो इसके बीच में गोला रहता है, उसके बीच में केंद्र रहता है ना, इसी केंद्र को वास्तव में भी मैंने समझाया था, सी से डिनोट करते हैं, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी इसको मिटा दो, तो ऐसा ही हो गया। अब इसको मिलाने वाली रेखा होता था, जिसे हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, जो आपको समझाया था। और इसके बीच में कहीं पे फोकस रहता है, मूल बिंदु रहता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो क्या आपको समझ में आया कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह। देखो गोलीय दर्पण मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा और यहाँ पे भी, क्योंकि उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, दोनों में टर्म जो होता है ना वो सेम होता है। जो मुख्य बातें होती है ना, ये सारी चीज वो एक ही जैसा होता है, कोई अलग नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, बस उसका ना साइज अलग अलग हो जाता है, तरीका अलग हो जाता है, मतलब परावर्तक पृष्ठ अलग हो जाता है, तो उसका परावर्तक जो बनाने वाली इमेज होता है ना, वो सिर्फ चेंज हो जाता है। बाकी सारे टर्म जो होता है वो सेम होता है, एक जैसा होते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का भाग है, ठीक है, और इस गोले का जो केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। फटाफट इसको आप नोट करो।
आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि और टर्म सारे बचे हुए हैं, उसको हम बारी बारी से समझाते हैं कि वो क्या होता है। तो देखो मेरे भाई अगला टॉपिक क्या है, तो वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मैंने आपको अभी जस्ट समझाया था कि दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक की जो दूरी होता है उसी हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखो लिखा क्या है उस बात को देखते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का भाग है, ठीक है, और इस गोले का त्रिज्या वक्रता दर्पण, इस गोले का जो त्रिज्या होगा वो गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। कैसे समझाता हूं एक बार दोबारा फिर से, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो एक दर्पण होता था, ठीक है, यहाँ पे ध्रुव होता था, ठीक है, मान लो ये गोला ही रहता है और यहाँ पे क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या होता था, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, वक्ता केंद्र होता था, और इसी को क्या कहते हैं, इसके बीच का दूरी, मतलब ध्रुव और दर्पण के बीच में, दर्पण के जो ध्रुव है और उसका जो वक्ता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, यही मेरा वास्तव में आर कहलाता है, जिसको हम बड़ा आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो बताओ वक्ता त्रिज्या समझने में कोई दिक्कत, किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का जो भाग होता है। अब यही गोलीय दर्पण, मैं ये गोलीय दर्पण यहाँ पे क्या होता है बताओ, ये मान लो इसको अभी गोला छोड़ के आप इसको मान लो सर्कल, सर्कल है तो आपने पढ़ा होगा, यही मेरा त्रिज्या होता है। वास्तव में इसको अगर हम काट दे यहाँ से, तो तुम ही बताओ मेरे भाई कि यार ये नहीं बना, ये सेम बात जो मैंने समझाया वही है कि नहीं है। ठीक है, तो आपने समझ गया कि यहाँ पे जो केंद्र होता है और यहाँ पे जो केंद्र होता है, इसके बीच का जो दूरी होता है, इस केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहते हैं, इसको पी कहते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होता है जिसे हम बड़ा आर से डिनोट कर देते हैं, तो यही मेरा वक्ता त्रिज्या हो जाता है। तो बताओ वक्ता त्रिज्या समझने में आपको कोई परेशानी है, किसे कहते हैं, तो पी, जिसे हम पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और आपको लिखा हुआ भी वही है, गोलीय दर्पण का एक गोले का भाग है और इस गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या होता है उसे हम क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। चाहे तो आप अपने मन से लिख लो कि ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। आप ऐसे भी लिख लो, अगर आपकी इच्छा है तो आप ऐसे भी लिख लो। क्या लिखना है आपको, दर्पण के ध्रुव से लेकर दर्पण के वक्ता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं, ऐसे भी आप लिख लो। ठीक है, तो अब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो चलो मेरे भाई अब इससे अगला टर्म देखते हैं कि इससे अगला टर्म मेरा क्या है। ठीक है, तो चलो इसको आप फटाफट नोट कर लो, आपके काम का चीज है। ठीक है, तो चलो मेरे भाई अब देखो अगला टॉपिक क्या है। अगला है मेरा मुख्य अक्ष, जो आपको समझाया था प्रधान अक्ष जिसे कहते हैं। तो देखो दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आया समझ में, ध्रुव आप जानते हैं किसे कहते हैं, वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, उसको जो एक मिलाने वाली रेखा मैंने ड्रॉ किया था उसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। जैसे यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूं कि ये मेरा दर्पण था, यहाँ पे ध्रुव था, यहाँ पे वक्ता केंद्र सी था, यहाँ पे पी था, इसको एक मिलाने वाला रेखा जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आप इसको नोट भी कर लो। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद चलो आगे देखते हैं क्या है, मुख्य फोकस, जिसे हम बड़ा एफ से डिनोट करते हैं। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में उपयोग होगा, आगे चल के आपको काम आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम फोकस कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कोई भी वस्तु क्या आ रहा था, प्रकाश आ रहा था, दर्पण की पड़ने के बाद किसी एक बिंदु से गुजर जाता था, उसका नाम हमने फोकस दिया था। तो मुख्य फोकस उसी को कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो देखो यहाँ पे जो होता है एक दर्पण होता था और यहाँ पे क्या होता था, पॉइंट, इसको मिलाने वाले प्रधान अक्ष, और यहाँ से एक पॉइंट आता था, ठीक है, और यहाँ से ऐसे गुजर जाता था, यानी प्रकाश की किरण इसके समांतर आती थी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, और जिस बिंदु से वो गुजर जाती है, इस बिंदु से गुजर जाती है, इसे हम एफ कहते हैं। और यहाँ पे मेरा सी होता है, यहाँ पे मेरा पी होता है, और इसी के दूरी को हम क्या कहते थे, ध्रुव से लेकर सेंटर तक की दूरी को क्या कहते थे, वक्ता त्रिज्या। और अब हम क्या कहेंगे, जिस जस्ट इसके आगे मैंने उस चीज को लिखा है, यहाँ पे देखो अब फोकस समझ में आया आपको, मुख्य फोकस जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे ध्रुव से लेकर अब फोकस तक की जो दूरी होता है ना, उसे हम छोटा एफ यानी फोकस दूरी से डिनोट करते हैं। बताओ फोकस दूरी भी समझ में आया ना आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करो और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। मेरा अगला टॉपिक क्या है, ठीक है मेरे भाई, तो इसे नोट कर दो आप फटाफट। तो देखो मेरा अब अगला टॉपिक क्या है, फोकस दूरी, जो मैंने अभी जस्ट समझाया था। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी।
अभी जस्ट समझाया, आप इसको नोट करो। उसके बाद आता है द्वारक। मैं द्वारक को आपको समझा दे रहा हूँ कि ये द्वारक क्या है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है बताओ, यही होता है। और क्या कह रहा है, इस परावर्तक सतह का जो व्यास होता है, तो व्यास किसी का क्या होता है, ये होता है, यही मेरा व्यास होगा। क्योंकि आप ही बताओ, अगर एक गोला रहता है या एक हम सर्कल लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं, यहाँ पे आर डिस्टेंस जो होता है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। एक और को अगर हम आर मिला दे, इस पूरे को क्या बोलते थे, व्यास बोलते थे। और हम बोलते थे कि आर जो होता है वो आर वो डी बट्टा टू भी होता था। समझते हैं कि नहीं, ये पढ़े होंगे मैथ में कि जो आर होता है रेडियस होता है वो डी बाई टू होता है, व्यास का आधा होता है। तो ऐसा ही मेरा है कि इस पूरे को हम व्यास बोलते हैं और इसी को हम द्वारक नाम दे देते हैं। ये उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो, यहाँ पे एक टर्म आता है द्वारक, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का जो व्यास होता है उसे हम द्वारक कहते हैं, आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। और इससे आगे आप देखो क्या है मेरा, ठीक है। अभी अवतल दर्पण में बहुत सारी बात पढ़ने हैं आपको, कम से कम अवतल दर्पण को समाप्त करने में 2 या 3 क्लास लग सकता है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हम 2 घंटा का क्लास लेकर एक ही बार में खत्म कर दे, धीरे धीरे आराम से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। छोटा छोटा लेक्चर होगा, आप रोज बाय रोज अच्छे से उसको रिवाइज करना ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे। चलो और कुछ बातें हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। अब हम देख लेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। यहाँ से जस्ट बाद हम पहले अवतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए पहले हम उसको निपटा लेते हैं। मैंने अवतल दर्पण को समझ लिया, उसके बाद हम और सारी चीजें अवतल दर्पण में जानेंगे कि किस स्थिति में कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। मान लो फोकस पे रख दिए, अनंत पे रख दिए, दर्पण और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रख दिए, तब कैसा बनेगा। अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रख दिए, तो विभिन्न प्रकार से 6 टाइप होता है, उसको हमको पढ़ना है कहाँ पे कैसे प्रतिबिंब बनता है। हम धीरे धीरे आगे की क्लास में जानेंगे, लेकिन इसके जस्ट आगे हम आज की क्लास में कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो मेरे भाई, अब मेरा अगला टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे VVI लगा दिया है। आपको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सीखना है और अच्छे से इस टॉपिक को नोट करना है अपने कॉपी में स्टार मार्क के साथ, ठीक है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं अभी इस चीज को बता रहा हूँ, ठीक है। देखो संबंध क्या होता है F और R के बीच में, तो मेरे भाई याद रखना F बराबर जो होता है वो R/2 होता है, रेडियस का आधा होता है, त्रिज्या का आधा होता है, वक्ता त्रिज्या का आधा। इसको आप दिमाग में अभी से फिट लिख कर लो। क्या होता है F बराबर R/2, क्या होता है मेरे भाई F बराबर R/2। यहां से अगर आप देखोगे तो R का मान जो निकलेगा वो 2F निकलेगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि जो तुम्हारा वक्ता त्रिज्या होता है ना वो फोकस दूरी का दुगुना होता है, ठीक है। और जो फोकस दूरी होता है ना वो वक्ता त्रिज्या का आधा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स एक दूसरे का रिलेशन होता है, ठीक है मेरे भाई। तो बताओ फोकस दूरी कभी भी आपको निकालना पड़ेगा, और रेडियस अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, R बराबर 2, और अगर त्रिज्या दिया हो और फोकस दूरी निकालना है कैसे निकालेंगे, 2F करके, ठीक है। इन 2 फॉर्मूला को आप अभी ने दिमाग में बैठा लो। और एक बात आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो आपके एग्जाम में इसको सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, 9 के बराबर ही आने का चांस है कि F बराबर R/2 को आप सिद्ध करें। लेकिन फिर भी हो सकता है कि नसीब खराब रहता है तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे भाई F बराबर R/2 कैसे आता है इसको मैं एक अलग स्पेशली वीडियो बना के आपको समझा दूंगा और सिद्ध भी कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो। और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में ही मान लो 2 नंबर में आ जाए तो कैसे होगा उसको मैं अभी जस्ट आपको समझाता हूं। तो मान लो मेरे भाई एक क्वेश्चन लेते हैं, हम ले रहे हैं क्वेश्चन क्या कि वक्ता त्रिज्या, देखो वक्ता त्रिज्या बराबर अगर मान लो कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में डिटेल से ऐसे दिया रहेगा कि किसी गोलीय दर्पण का वक्ता त्रिज्या मतलब 6 सेंटीमीटर है, तो आप फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए मतलब क्या होगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे मेरे भाई कि आपको क्या कह रहा है, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्या किया गया है, वक्ता त्रिज्या मतलब R बराबर आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और आपको F का मान चाहिए मतलब फोकस दूरी चाहिए। तो बताओ F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट लिखाया था R/2, तो R का मान यहाँ से लेंगे 6/2, इसको काटेंगे तो 3 सेंटीमीटर मेरा सही जवाब है, ठीक है। तो बताओ
अगर वक्ता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितना आता है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब आधा। आपके पास रिलेशन भी है F बराबर R/2। चलो एक और एग्जांपल के जरिए समझाते हैं, आपको इसको नोट करना, अच्छे से इसको नोट करना, ये आपके लिए मोस्ट बीबीआई है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब इसी का उल्टा मान लो हम क्या देते हैं, अगर फोकस दूरी ऐसे मान लो फोकस दूरी दे दिया जाए कि फोकस दूरी आपके पास 25 सेंटीमीटर है, तो वक्ता केंद्र क्या होगा, सॉरी वक्ता केंद्र है, वक्ता त्रिज्या क्या होगा, वक्ता त्रिज्या क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो बताओ क्या दिया गया आपके पास, फोकस दूरी दिया गया, इसका मतलब F दिया गया है। तो F अगर आपको दिया गया है कितना 25 सेंटीमीटर, तो आपको R का मान चाहिए। बताओ मेरे भाई कि R क्या होता है। R का मतलब वक्ता त्रिज्या, R जो होता है वो आपका 2F के बराबर होता है। तो 2 गुने F का मान यहां से हम डालेंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50, मतलब 50 सेंटीमीटर मेरा सही जवाब है। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे ही, अगर सब्जेक्टिव में आया तो सीधे सीधे आ जाएगा 2 नंबर में, ठीक है मेरे भाई। आपको बताओ अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो ऐसे ही दे देगा कि वक्ता त्रिज्या इतना है, तो फोकस दूरी बताओ, या बोल देगा फोकस दूरी अगर इतना सेंटीमीटर दिया है तो वक्ता त्रिज्या बताओ। इसी तरीका से आपको अच्छे से फाइंड आउट करना है, ठीक है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीका से सीख चुके होंगे, ठीक है। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग। वहां से भी मेरे भाई अच्छे तरीका से उसको याद रखना, 2-3 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आपको अच्छे से उस टॉपिक को समझना है। चलो हम लेट स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक मेरा क्या है। चलो मेरे भाई आप देखते हैं अवतल दर्पण का गुण, ये भी आपके लिए मोस्ट बीबीआई है, यहाँ से भी आपका एग्जाम क्वेश्चन उठाता है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है मेरे भाई। तो अवतल दर्पण का क्या गुण होता है उसके बारे में आराम से समझते हैं, एक एक पॉइंट करके। देखो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक आभासी दोनों बनता है। आभासी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, काल्पनिक। काल्पनिक मैंने आपको पहले भी समझाया, तो समतल दर्पण में समझाया था कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक क्या होता है, तो काल्पनिक वैसा होता है जिसके बारे में हम सिर्फ सोच के देख सकते हैं, मतलब सिर्फ सोच के ही रह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी सोच लूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री कल बन जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं, मैंने सिर्फ अपने मन में कल्पना किया, मैं सोच के ही रह सकता हूँ। और क्या वास्तव में अगर मैं बन जाता कल प्रधानमंत्री देश का, तो वो क्या होता, वास्तविक चीज होता, मतलब कल मैं कल के डेट में बन भी सकता हूँ, ठीक है, या बन भी जाऊं कल, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। उसी चीज को हम काल्पनिक करते हैं। लेकिन वास्तविक का क्या मतलब हुआ कि मैंने बोला कि मैं कल देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो वही मेरा वास्तविक चीज होता है। तो आया समझ में, प्रतिबिंब वास्तविक का मतलब होता है कि वैसा प्रतिबिंब जिसके बारे में अगर आपने, जैसे मैंने प्रतिबिंब बना ना वास्तविक, उसको आप क्या कर सकते हो, आप पर्दे पे उतार सकते हो, आप चाहे तो पेपर पे ऊपर उतार सकते हो, चाहे तो आप दीवार पे उतार सकते हो, बोर्ड पे उतार सकते हो, कहीं पे एनीथिंग उतार सकते हो उसको, क्योंकि वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब आपको समझ गया, सिर्फ कल्पना करके ही रख सकते हो, वो उसको आप पर्दा पे नहीं उतार सकते हो, टेबल पे नहीं उतार सकते हो, पेपर पे नहीं उतार सकते हो, एनीथिंग कहीं नहीं, सिर्फ आप उसे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है मेरे भाई। जब भी आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा ना, तो सीधा ही बनेगा। जैसे कहने का मतलब अगर मान लो इसी चीज का अगर बन रहा है ना प्रतिबिंब, तो मान लो अगर सीधा बनेगा ना, तो ये ऐसे ही बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। ये कैसा होता है, ये अवतल दर्पण में जब आभासी काल्पनिक बनता है, मतलब सीधा बनता है, तो वो कैसा बनता है, सीधा बनता है, मतलब आभासी है काल्पनिक है तो वो सीधा बनेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है यानी आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगर आपसे पूछा जाए, आपके ऑब्जेक्टिव में आया कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको टिक आउट करना है सीधा, ठीक है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, अगर ऑप्शन में सिर्फ अगर आभासी नहीं है, वास्तविक है, इसकी जगह पे और कुछ है, तो वास्तविक और आभासी आपको दोनों में लगाना है। अगर सिंगल टेल मारा है कि वास्तविक है या काल्पनिक है, या फिर आपको और कुछ बोल दिया जाए इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों, तो आपको दोनों में टिक आउट करना है, ठीक है। ये भी समझते चलो। उसके बाद ये भी पॉइंट आपका क्लियर, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है मेरे भाई। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, मतलब अगर ये ऐसा है ना, ये ऐसा है ना, इसका ये उल्टा बन जाएगा। अब इसको उल्टा कैसे दिखाऊं, ये पॉइंट ऊपर में तो इसको इधर कर देगा, ये इधर कर देगा, ठीक है। तो मतलब अगर ये ऐसे है ना, अब इसको भी मान लो ये इधर कर दिया, तो ये जो बनेगा ना मेरे भाई, ये ऐसे बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। तो यही मेरा होता है
वास्तविक प्रतिबिंब, जो आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? उल्टा। उसके बाद चलो फिर अगला पॉइंट है, देखते हैं क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो चीज काल्पनिक रहेगा उसको हम कल्पना करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जो चीज वास्तविक है उसको तो हम उतार सकते हैं ना, क्योंकि रियल में बन रहा है, वो सही में इमेज बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन बाद में हम अभी जस्ट जानेंगे। आज इस क्लास में तो शायद मेरे भाई नहीं हो पाएगा, तो मैंने बताया था कि अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे बनेगा। तब हम उस केस में जानेंगे कि किस किस केस में हम वस्तु को, प्रतिबिंब को हम वास्तविक बना सकते हैं और आभासी बना सकते हैं, मतलब काल्पनिक बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो अगला पॉइंट देखते हैं। ये भी प्रतिबिंब आपको समझ में आया कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। फिर पांचवा पॉइंट है, ये भी जान लो, ये भी थोड़ा समझने में दिक्कत है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपके लिए भी है, इसको नोट कर लो, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में आएगा कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अभिसारित दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण का क्या मतलब हुआ सर, आप हमको समझाइए। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, या तो आप इसको वीडियो को रोको और नोट करो अच्छे तरीका से, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद समझो कि अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण यानी कन्वर्जेंट दर्पण भी कहते हैं, कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं, CONVERGENT, कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है, अब ये कन्वर्जेंट मिरर क्या होता है? कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये दो, ये भी मेरा प्रकाश है, ये भी मेरा प्रकाश है, यहाँ पे अवतल दर्पण लगा है, जब ऐसे प्रकाश पड़ा ना, पड़ने के बाद वो परावर्तित होगा ही, पढ़ने के बाद फिर क्या होगा, इसको ऐसे जाना चाहिए था, या तो फिर ऐसे जाएगा, या तो फिर ऐसे जाएगा, तो ऐसे आया और ऐसे आके ऐसे मिल गया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? अभिसारित। अब देखो क्या होता है अभिसारित, यहाँ पे समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ से किरण आ रहा है, दो किरण आ रहा है, यहाँ पे मेरा लगा है अवतल दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण लगा है, इस पे ऐसे बहुत सारे किरण आ रहे हैं, बहुत सारे किरण आ रहे हैं ना, तो यहां से जो ये परावर्तित होगा ना, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु पे आके मिल जाएगा। तो बताओ, ये इस बिंदु पे आके मिल जाएगा, और इसका उपयोग क्या होता है मैं समझाऊंगा। तो बताओ कि अवतल दर्पण में क्या होता है, ऐसे आता है बिंदु और एक बिंदु पे आके मिल जाता है, इसीलिए हम इसी क्या कहते हैं? अभिसारित होता है, अभिसारित दर्पण होता है, जो एक बिंदु पे आके सभी प्रकाश किरण को क्या कर देता है? अभिसारित कर देता है, मिला देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिसारित दर्पण कहते हैं। आप इसे नोट कर लो। ठीक है मेरे भाई, ये भी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलो फिर अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण का गुण था, और अब हम देखते हैं अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है। ठीक है, देखो एक बात और बताता हूँ, अवतल दर्पण है ना, इसका एक आप उपयोग करना जाके, जैसे 2-4 अवतल दर्पण ले लेना। ठीक है, और आप धूप में जाना, और धूप में जाने के बाद क्या करना, 2-3 अवतल दर्पण को ना करके, और एक आप पेपर का टुकड़ा ले लेना, कागज ले लेना, 2-3 अवतल दर्पण को एक साथ करके, एक दर्पण अवतल दर्पण यहाँ, और प्रकाश की किरण को एक जगह ऐसे करना, ऐसे मतलब कहने का हुआ कि उस पेपर पे प्रकाश पड़ना चाहिए, दर्पण पे पड़ने के बाद उस पेपर पे पड़ना चाहिए, तो कुछ 2 या 4 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे, पेपर में बिना आग लगाए हुए वो आग जलने लगता है, पेपर जलने लगता है। कैसे हो पाता ये? क्योंकि आपको पता है कि धूप में कितना हीट होता है, बहुत सारे हीट रहता है, बहुत सारे उष्मा के रूप में रहते हैं, और पेपर जो होता है ना, वो उसमें थोड़ा सा ही आग लगा लग जाता है। तो होता क्या है, ऐसे ही जब प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ता है ना, अगर मान लो यहाँ पे हमने एक पेपर रखा, ठीक है, अब पेपर रखा, यहाँ पे हमने अवतल दर्पण लगा दिया, और यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये क्या करेगा, एक ही बिंदु पर जाके मिला देगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक लगा दिया दर्पण, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आके यहाँ पे मिला दिया। बताओ यहाँ पे हीट कितना, यहाँ पे अगर 10 सेल्सियस का तापमान आ रहा होगा, 10 तो नहीं 30 आता होगा, और यहाँ पे 30 आ रहा है, तो बताओ ये 30 और 30 मिला के 60 हुआ, एक और लगा दो 90 हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस इसको झेलना पड़ेगा, वो भी एक ही बिंदु पे। तो क्या होगा इससे, ये पेपर खुद ही जलने लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, ये अपने नॉर्मल जितना इसको सहने की क्षमता है, मान लो इसका सहने की क्षमता अगर 50 सेल्सियस रहेगा, कि 50 सेल्सियस अगर हम देंगे टेम्परेचर हीट देंगे, उसके अगर आगे देंगे तो ये जलने लगेगा, और यहाँ पे हम 60 दे रहे हैं, 90 दे रहे हैं, तो ये खुद ब खुद जलने लगता है। ये भी मेरे पास आप इसको अच्छे से समझ लो कि इसका उपयोग ऐसा भी होता है।
इसका जो उपयोग होता है अवतल दर्पण का, अब हम देखते हैं बारी बारी से अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, वो भी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसीलिए जो जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है उसको मैंने पहले पढ़ा दिया, ताकि आप अच्छे से उस चीज को समझ पाओ, अच्छे से याद हो सके। ठीक है मेरे भाई, तो चलो लेट स्टार्ट। अब अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। चलो मेरे भाई, अब देखते हैं मेरा अगला टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, अवतल दर्पण का उपयोग। यहां से आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन से। ठीक है मेरे भाई, तो चलो बारी बारी से हम समझते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि अवतल दर्पण का पहला उपयोग आप टॉर्च में करते हैं। तो देखो टॉर्च में क्यों करते हैं, तो टॉर्च में करने का यही मुख्य है, उसमें जो एलईडी लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है, वो क्या करता है, अगर आप कभी देखे होंगे कि सिंगल एलईडी को आप कहीं बाहर में बार के देखना है, मतलब बाहर में चला के देखना, वो प्रकाश को क्या कर देता है, विभिन्न दिशाओं में फैला देता है। और आपको पता है कि अवतल दर्पण क्या करता है, विभिन्न प्रकार के प्रकाश को एक ही बिंदु पर अभिसारित कर देता है, कन्वर्जेंटिंग कर देता है। ठीक है, मैंने जो अभी जस्ट समझाया था आपको कन्वर्जेंट, तो क्या होता है कि जब प्रकाश आ रही होती है ना, उसे एक ही बिंदु पे जाके, जैसे आपने टॉर्च मारा तो क्या होता है, देखो एक ही बिंदु पे जाके अंधेरा में दिखाई देता है। तो उसका यही काम होता है कि जो प्रकाश आ रहा है ना, उसको एक ही बिंदु पे जाके मिला दो। इसीलिए टॉर्च में जो होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है सर्च लाइट। सर्च लाइट का मतलब होता है ढूंढने वाले का। पुलिस के हाथ में आपने देखा होगा बड़ा सा टॉर्च रहता है, यहां से मारता है तो वहां तक पहुंचा देता है। उसका क्या रीजन है, उसमें तो हैवी प्रकार का एलईडी लगा रहता है, बैटरी लगा रहता है, उसका तो क्षमता होता है इतना। लेकिन उसका भी रीजन एक है कि सर्च लाइट में भी आपको अवतल दर्पण को ही लगाया जाता है, ताकि उसमें जो हैवी एलईडी रहता है ना, उसका प्रकाश किरण जो निकलता है वो एक ही बिंदु पे जाके प्रकाश वहां पे जाता है और वहां एक ही बिंदु पे जाके क्या कर देता है, फोकसित कर देता है, एक ही बिंदु पे जाके कन्वर्जेंट कर देता है, और जिससे उसका जो तागड़ा लाइट बन जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि सर्च लाइट किसे कहते हैं। उसके बाद देखो कि वाहन के अग्रदीप में यानी हेडलाइट में, वाहन के अग्रदीप में मतलब हेडलाइट में वही बात है, अग्रदीप में क्या होता है कि वहां पे एक आपने देखा होगा कि अंदर में लाइट लगा रहता है, और वहां पे जो बाहर वाला जो अग्रदीप होता है, हेडलाइट होता है, वो शीशा, वो किसका बना होता है, अवतल दर्पण का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो लाइट होता है ना मेरे भाई, वो लाइट क्या करता है, विभिन्न दिशा में, उसका तो सिंपल काम है, उस विभिन्न दिशा में क्या करता है, वो लाइट को फोकसित करता रहता है। लेकिन वो हेडलाइट आके जब हेडलाइट पे पड़ती है ना, तो एक ही डायरेक्शन में उसको कन्वर्जेंट कर देता है, अभिसारित कर देता है। और जब आप देखना कि जब आप बाइक चला रहे होते हो तो आगे में जाके क्या होता है, एक ही जगह पे इतना दूरी पे, अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा बाइक है, यहाँ से हेडलाइट है, यहाँ से ऐसे ऐसे निकला, तो कुछ दूरी पे जो रोड होता है, रोड पे जाके यहाँ पे कुछ दिखाई देता है कि यहाँ पे मेरा जो लाइट होता है वो पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम हेडलाइट के रूप में किसको यूज करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में मतलब हजाम लोग क्या करते हैं, इसी दर्पण का उपयोग करते हैं, हजामती दर्पण का उपयोग करते हैं अवतल दर्पण के रूप में, जो होता है हजामती दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है मेरे भाई, तो आखिर क्यों किया जाता है हजामती दर्पण के लिए, क्योंकि हजामत में भी ना वही कंसेप्ट लगता है कि जैसे मान लो कि विभिन्न दिशा से पढ़ने के बाद अगर एक ही दिशा पे फोकसित हो रहा है तो वो क्या करेगा, प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में ना प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, लार्ज बनता है, वेरी लार्ज बनता है। और लेकिन उत्तल दर्पण का चर्चा किया जाए तो वहां पे छोटा बनता है। इसीलिए चित्र को, इमेज को, शरीर को जो होता है, वो चेहरा को बड़ा दिखाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हजामत लोग भी इसी का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है दंत विशेषज्ञ, मतलब डेंटिस्ट लोग, जो डॉक्टर होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। क्यों, ताकि अगर मान लो कि आपने कभी देखा होगा कि आप अपना दांत सही करवाने या किसी का गए होगे, तो वहां पे क्या होता है कि दांत एक छोटा सा दर्पण लेके यहाँ पे ऐसे देखता है। आखिर क्यों, कि अगर छोटा सा दर्पण उसमें दिखा तो वो जो अगर छोटा सा कोई बीमारी होगा या छोटा सा पॉइंट मिस्टेक होगा अगर दांत के अंदर, तो क्या करेगा, उसको बड़ा सा बनाकर उसको दिखाई दे देता है। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है, लार्ज बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। ये हम आगे की क्लास में जानेंगे कि कैसे बड़ा बनता है। ठीक है, उसके बाद चलो सोलर कुकर। सोलर कुकर का भी नाम सुना होगा कि भोजन को पकाने के लिए सोलर कुकर का उपयोग किया जाता है, तो धूप से किया जाता है। सोलर का मतलब जो सनलाइट होता है। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वहां पे सोलर कुकर में भोजन बन जाता है। इसका एक ही रीजन है मेरे भाई, जो आपको मैंने समझाया था वो एग्जाम्पल देकर, पेपर वाला एग्जाम्पल की पेपर में रख के 2-3 दर्पण से एक ही जगह पे फोकसित करो, पेपर जलने लगेगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता है कि सोलर कुकर में क्या होता है, विभिन्न दिशाओं से जो सूर्य का प्रकाश आता है ना, अवतल दर्पण लगा होने के कारण एक ही बिंदु पे क्या करता है, सनलाइट को
डाल देता है और टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जब टेम्परेचर बढ़ा तो कुकर में बने भोजन खुद पकने लगता है। इसीलिए सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता था। तो यही अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग था, जो आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से आपको क्लियर करना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको सेक्शन आएगा, बोल देगा कि दंत विशेषज्ञ किसका उपयोग करते हैं, सोलर कुकर में किसका उपयोग, हजामती दर्पण में किसका उपयोग, अवदीप में किसका उपयोग, सर्च लाइट में और टॉर्च में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रख लेना है मेरे भाई, ठीक है। यही उपयोग था आपका उत्तल दर्पण का, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करते जाओ, ठीक है मेरे भाई। तो चलो फिर लेट्स गो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।